नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा आरसीएम की ट्रीटमेंट जीएसटी और 9 कैसे करेंगे। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे आ गया, सर्च पे आ गया और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एनुअल रिटर्न पे आ जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि एनुअल रिटर्न यानी जीएसटी और 9 पे कैसे आपको आरसीएम की ट्रीटमेंट करनी है। चलिए बताऊँगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 4 के अंदर यहाँ पे उस तरह की डिटेल्स दी जाती है आरसीएम की जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने किया और जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना और जिसके ऊपर टैक्स आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पेड कर दिया। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूँ तो 23-24 में अगर कोई आरसीएम की लायबिलिटी बनी और 23-24 की 3B में ही आपने पे कर दिया, 3B में दिखाया, 3B में पे कर दिया, यानी लायबिलिटी डिक्लेयर करी और लायबिलिटी पे कर दी, तो उस तरह के आरसीएम की डिटेल टेबल नंबर 4 में जाती है। कहाँ पे जाती है? यहाँ पे 4 के जी वाले कॉलम में, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स मेरा रिवर्स चार्ज बेसिस पे पे करने को बना, तो ये सप्लाई होगी, इस पर ये टैक्स हो गया, IGST, CGST, AGST। ये मैंने टैक्स सेम ईयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने अपनी आरसीएम की सप्लाई पे टैक्स दिखाया और ये टैक्स मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया। ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर की 3B में पे कर दिया। तो उस तरह की सप्लाई की डिटेल यहाँ पे जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो टैक्स पेबल बनता है वो टैक्स पेबल कहाँ जाता है? टेबल नंबर 9 के अंदर। ये जो टैक्स पेबल बना इसमें आरसीएम वाला भी इंक्लूड होता है। ये जो टैक्स पेबल बना, नॉर्मल सेल की लायबिलिटी प्लस आरसीएम के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी, और उस टैक्स को हमने आईटीसी का कैश लेजर का यूज़ करते हुए और आईटीसी का लेजर का यूज़ करते हुए पे किया। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जिस ईयर में आरसीएम की लायबिलिटी बनी उस ईयर में मैंने पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद टेबल नंबर 6 पे आओगे तो टैक्स लायबिलिटी की बात कर ली। अब बात करते हैं आईटीसी की, कि जिस ईयर में आईटीसी आरसीएम का बना उस ईयर में क्लेम कर लिया। तो टेबल नंबर 6 के अंदर आता है, यहाँ बोलता है कि आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आपने आईटीसी अवेल्ड किया उसकी डिटेल। तो 3B के अंदर आईटीसी अवेल करते हैं, 3B में नॉर्मल आईटीसी भी होता है और आरसीएम वाला भी होता है। तो नॉर्मल आईटीसी की डिटेल कहाँ जाती है? यहाँ पे जाती है। ठीक है, और आरसीएम वाले आईटीसी की डिटेल यहाँ जाती है। 2 कॉलम दे रखे हैं, पहला दे रखा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम की आईटीसी है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी 6 के C में, और रजिस्टर्ड पर्सन से कोई आईटीसी की डिटेल से उसकी यहाँ जाएगी 6 के D में। तो देख सकते हैं ये है अनरजिस्टर्ड पर्सन से आईटीसी की डिटेल, ये आ गई मेरी। यानी आरसीएम 2 तरह से होता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम होता है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम होता है। तो जो आरसीएम मैंने जिस पे आईटीसी क्लेम किया वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से था, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो जितना भी मैंने आईटीसी क्लेम किया उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसकी डिटेल यहाँ देती। उस फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया 23-24 की 3B में मैंने टैक्स पे किया आरसीएम का, और 23-24 की 3B के अंदर मैंने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, तो उसकी डिटेल आएगी। ठीक है, यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है दोस्तों। अब आपने ये समझा कि 23-24 का अगर आप आरसीएम की लायबिलिटी दिखाते हैं और 23-24 में ही पे किया है, उसकी लायबिलिटी सेम फाइनेंशियल ईयर में पे किया, तो ऐसे रिपोर्ट करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर 23-24 का 24-25 में ट्रीटमेंट करी, यानी 23-24 का आईटीसी 24-25 में क्लेम किया आरसीएम के ऊपर, या 23-24 का आरसीएम 24-25 में पे किया, तो उसकी रिपोर्टिंग जीएसटी और 9 में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि 23-24 का 24-25 में मैंने आरसीएम पे किया तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करूँगा, तो उसका सॉल्यूशन पहले मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, टेबल नंबर 4 जो है वो इसलिए है कि आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी करते हो उस पर जो टैक्स पेबल बना उसकी डिटेल जाएगी। टैक्स पेबल की डिटेल इसमें जाती है और टेबल नंबर 5 में जाती है। टेबल नंबर 5 में जिसपे टैक्स पेबल नहीं बना, और टेबल नंबर 6 आईटीसी से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 टैक्स पेड की डिटेल हो गई। टेबल नंबर 10, 11, 12 है, लेकिन अगर आप 10 में रिपोर्ट करोगे तो ये आपकी टर्नओवर में ऐड करेगा, जबकि आरसीएम की सप्लाई टर्नओवर में ऐड नहीं होती, क्योंकि आरसीएम हमारी टर्नओवर नहीं होती। तो इसके लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं है कि अगर आपने 23-24 का आरसीएम 24-25 में पे किया है तो उसको आप जीएसटी एंड 9 में रिपोर्ट कर सको। कोई एक सेपरेट कॉलम नहीं है। 10-11 के बाद यहाँ पे आपका जो टैक्स पेबल बना और टैक्स पेड बना उसकी डिटेल यहाँ पे जाती है। वो भी टैक्स पेबल जो है वो फ्रीज होता है,
वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये किसके बेसिस पे बनेगा, 10/11 में जो भी आपने रिपोर्ट किया उसके बेसिस पे या टैक्स पेबल बनेगा और फिर टैक्स पेड आएगा कि अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ी है घटी है तो उसका आपने पे किया है कि नहीं। ठीक है, और 10/11 में आप रिपोर्ट नहीं कर सकते जो आपने RCM 23-24 का 24-25 में पे किया है, क्योंकि ये केवल सेल्स से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे तो आपकी वो सेल्स यानी टर्नओवर को बढ़ा देगा या घटा देगा। तो अब क्या करें, कैसे रिपोर्ट करें, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक सेपरेट कॉलम नहीं है जहां पे अगर 23-24 का RCM 24-25 में पे किया तो आप रिपोर्ट कर सको। अब सेंस के अंदर अब आपको क्या करना है समझना। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, टेबल नंबर 4। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको टेबल नंबर 4 के अंदर ही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। टेबल नंबर 4 में क्या करेंगे, टेबल नंबर 4 में बोलता है कि इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना, किसके बेसिस पे, रिवर्स चार्जेस के बेसिस पे। तो आप अगर 23-24 का कोई RCM 24-25 में पे करते हो तो उसकी डिटेल आप यहां दे सकते हो। आपको उस वैल्यू को यहां पे ऐड करके देना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले से पे कर रखा है वो रहेगा, प्लस जितना आपने 24-25 में पे किया 23-24 का उसको आप यहां पे बढ़ा देंगे। तो जैसी वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ने से क्या हो गया, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब टेबल 4 में आपका चेंजेस आएगा यानी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इसका इफेक्ट सीधा टेबल नंबर 9 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टैक्स पेबल है वो भी बढ़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक होता है, जितना आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किया वो होता है। तो इसके अंदर भी आपको चेंज करना है। जितनी आपकी RCM की लाइबिलिटी बनी अलग अलग हेड वाइज, IGST, CGST, SGST, उतनी उतनी लाइबिलिटी और ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टैक्स पेबल आपका यहाँ बढ़ जाएगा और टैक्स पेड जो है उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ आपका डिफरेंस बनेगा। तो डिफरेंस बनेगा तो क्या होगा, डिफरेंस बनेगा तो नोटिस आने के चांसेस होंगे। उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपका टैक्स पेबल ज्यादा बना, आपने टैक्स पेड कम किया, क्यों। तो वहां पे आप एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि RCM की लाइबिलिटी थी जो मैंने टेबल 4 के अंदर ऐड किया और 9 में ऐड किया और उसकी पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया गया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 3B के अंदर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है, क्योंकि कोई भी इसके अंदर सेपरेट टेबल नहीं है कि RCM अगर आपने 23-24 का 24-25 में पे किया है तो आप रिपोर्ट कर सको। अगर ऐसे रिपोर्ट करोगे तो नोटिस आने के चांसेस होंगे, क्योंकि डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, टैक्स पेबल और टैक्स पेड में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि टैक्स पेड तो उतना को उतना ही था जितना टैक्स पेबल था। अब टैक्स पेबल बढ़ा देंगे तो टैक्स पेबल ज्यादा हो गया और टैक्स पेड कम हो गया, तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस की वजह से नोटिस आएगा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आपने पिछले साल का RCM यानी 23-24 का RCM 24-25 में पे किया है आपने, तो उसको एज इट इज छोड़ दो, उसको आप 24-25 की GSTR 9 में ही दिखाओ। जिससे क्या होगा, जितना आपका टैक्स पेबल बना उतना ही टैक्स पेड होगा, आपका डिफरेंस नहीं आएगा और आपका नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि भाई नोटिस को मैं हैंडल कर सकता हूं तो पहला वाला ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपको लग सकता है कि भाई आपको लगता है कि नहीं भाई नोटिस का हैंडल नहीं करना या नोटिस के चक्कर में नहीं पड़ना, तो दूसरे वाले ऑप्शन में जा सकते हो, उसको आप 24-25 के GSTR 9 में ही रहने दो। ठीक है, ये तो थी बात टैक्स लाइबिलिटी की कि अगर 23-24 का RCM 24-25 में पे किया तो कैसे दिखाना है या कैसे रिपोर्टिंग करनी है। अब हम बात करते हैं कि 23-24 का RCM 24-25 में क्लेम किया, यानी 23-24 का जो RCM के ऊपर ITC था वो 24-25 की GSTR 3B में क्लेम किया RCM का ITC, तो उसको कैसे दिखाए। तो चलिए समझते हैं। तो ITC से रिलेटेड टेबल है टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 में उस तरह की ITC की डिटेल देनी है जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड किया। ठीक है, तो B वाले में तो अपना नॉर्मल ITC है, B को छोड़ के 6 का C है और D है, ये RCM से रिलेटेड है। तो RCM की सप्लाई अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से करते हो तो C में देते हैं और रजिस्टर्ड पर्सन से करते हो तो D में देते हैं। और ये भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जो किया है उसके लिए होता है, मतलब कि 23-24 का 23-24 में आपने किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 23-24 का 24-25 में किया है तो उसके लिए भी यहाँ पे कोई सेपरेट कॉलम नहीं है 6B के अंदर, टेबल नंबर 6 के अंदर। ठीक है, टेबल नंबर 6 C और D में केवल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने ITC कोई लिया है, अवेल्ड किया है, उस फाइनेंशियल ईयर की 3B में दिखाया और उस फाइनेंशियल ईयर की 3B में क्लेम कर लिया तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाती है। ठीक है, और अगर आपने कोई 23-24 का 24-25 में RCM का ITC क्लेम किया है तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 6 में नहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी,
टेबल नंबर 8C की बात करें तो 8C में भी नहीं जाएगी, क्योंकि 8C के अंदर क्या होता है, केवल ऐसी आईटीसी की डिटेल देनी जो इनवर्ट सप्लाई पे हो, अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और अदर देन रिवर्स चार्ज सप्लाई, यानी आरसीएम को छोड़ के नॉर्मल जो सप्लाई होती है उसकी डिटेल आपको देनी आती है 8C में। तो 8C में भी रिपोर्टिंग नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, आगे आ जाते हैं टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टेबल नंबर 13 में आप रिपोर्ट कर सकते हो। टेबल नंबर 13 के अंदर बोलता है कि आईटीसी जो आपने पिछले साल का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड तक क्लेम किया है, तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 13 में दे सकते हो। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि अदर देन आरसीएम, ठीक है, मतलब ऑल जितनी भी आईटीसी है, चाहे वो नॉर्मल गुड्स का हो चाहे वो आरसीएम का है, दोनों का आप इकट्ठा जोड़ के यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हो टेबल नंबर 13 में, कि पिछले साल का जो आरसीएम का आईटीसी था वो मैंने टेबल नंबर 13 में क्लेम कर लिया। ठीक है, पहला ऑप्शन। इसमें भी दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 24-25 में जो आपने आरसीएम से रिलेटेड आईटीसी था वो आप 23-24 की जीएसटीआर 9 में मत दिखाओ, वो आप 24-25 के जीएसटीआर 9 में ही दिखाओ। उससे क्या होगा, आपका डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे नोटिस आने के चांसेस कम होंगे आरसीएम की अगर आप आईटीसी रिपोर्ट करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हेल्प पे जाके देखेंगे वो तो बोलता है, यहाँ पे बोलते हैं कि आईटीसी की डिटेल देनी है, ऐसी आईटीसी की डिटेल जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने रिसीव किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं जीएसटीआर 3B का टेबल नंबर 4। तो टेबल नंबर 4 में सभी तरह के आईटीसी आ जाते हैं, चाहे वो आरसीएम से रिलेटेड हो चाहे वो नॉर्मल आईटीसी हो। तो आरसीएम वाला आईटीसी भी आप और नॉर्मल वाला आईटीसी भी आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। तो आईटीसी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टेबल नंबर 13 में अगर आप आरसीएम वाला आईटीसी रिपोर्ट कर दोगे तो, क्योंकि पिछले साल का अगर आपने इस साल क्लेम किया है, यानी 23-24 का 24-25 में क्लेम किया, तो 13 में आराम से रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप 24-25 की जीएसटीआर 9 में ही उसको रहने दो, क्योंकि 24-25 की 3B में आपने दिखाया होगा, क्लेम किया होगा, तो 6 ये टेबल नंबर 6 में जो 24-25 में उठ के आएगा आरसीएम। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आप जाएंगे बनाने तो यहाँ पे आरसीएम वो उठ के उतना आएगा यहाँ पे। फिर आपको वहाँ पे मैनुअली चेंज करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये मैंने पिछले साल में रिपोर्ट कर दिया था। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस बनेगा। ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना आप, ये डिफरेंस वाला कॉलम डिफरेंस बना के रखेगा। ठीक है, और अगर आप एज इट इज छोड़ देते हो तो क्या होगा, वो 24-25 की जीएसटीआर 9 में रहेगा और फिर आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे डिफरेंस नहीं बनेगा ये वाला, क्योंकि जैसे ही आप ये दिखा दोगे कि ये 23-24 से रिलेटेड था जो कि मैंने 24-25 में क्लेम किया, तो आपको हटाना पड़ जाएगा यहाँ से, और जैसे ही आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ डिफरेंस बनेगा। और अगर आप इसको एज इट इज रहने देते तो यहाँ डिफरेंस नहीं बनेगा। तो 24-25 की जीएसटीआर 9 में आपके नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप ये करते हो कि 23-24 का आरसीएम रिपोर्ट कर देते हो 24-25 में, और 23-24 की जीएसटीआर 9 में ही अगर उसको आप दिखाते हो कि 23-24 की मैं जीएसटीआर 9 में टेबल नंबर 13 में दिखा देता हूँ कि इतना आईटीसी मेरा, मैंने पिछले साल की आईटीसी थी मेरी 23-24 की आईटीसी थी और वो मैंने 24-25 में दिखा दिया, आरसीएम से रिलेटेड था। अगर आप यहाँ दिखाओगे तो फिर आपको टेबल नंबर 6 के अंदर से हटाना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जब 9 फाइल करोगे, यानी 24-25 का 9 फाइल करोगे यहाँ से, क्योंकि फिर आप 2 बार नहीं दिखा सकते भाई, एक ही जगह दिखाओगे ना, या तो आप 23-24 में दिखाओ या 24-25 में दिखाओ। अगर आप 23-24 में दिखाते हो तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ डिफरेंस बनेगा तो नोटिस आने के चांसेस है। नोटिस आएगा तो आपको फिर उसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा। और अगर आप नोटिस से बचना चाहते हो तो 24-25 की जीएसटीआर 9 में उसको छोड़ सकते हो, उसमें एज इट इज दिखा सकते हो, जिससे आपका डिफरेंस नहीं बनेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको देखना है कि अगर आप नोटिस को हैंडल कर सकते हो तो दिखा दो आप 23-24 की जीएसटीआर 9 में, लेकिन 24-25 में फिर आपका डिफरेंस बनेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 23-24 का कोई भी आरसीएम की लायबिलिटी रहती है या आईटीसी रहता है तो उसको कहाँ दिखाया जाए। अगर लायबिलिटी दिखाओगे तो उस केस में भी डिफरेंस बनेगा, आईटीसी दिखाओगे तो उस केस में भी डिफरेंस बनेगा। कब? 23-24 के अंदर, क्योंकि जैसे 23-24 में आप दिखाओगे, 23-24 की 9 में दिखाओगे कि आपने 24-25 में कोई भी ट्रीटमेंट करी है आरसीएम से रिलेटेड, तो आपके नोटिस आने के चांसेस हैं। क्योंकि लायबिलिटी के अंदर क्या चक्कर है, लायबिलिटी में आप यहाँ पे वैल्यू टेबल में चेंज करोगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये दिखाते हो कि मैंने 23-24 का 24-25 में लायबिलिटी पे किया तो ये वैल्यू चेंज होगी, टेबल चेंज होगी। जैसी टेबल चेंज होगी आपका 9 के अंदर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टैक्स पेबल बढ़ेगा। तो जब आरसीएम पे टैक्स पेबल बढ़ेगा तो इसमें भी आपको लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो पेबल बढ़ गया लेकिन पेड उतना ही है, तो यहाँ पे डिफरेंस बनेगा, जिसकी वजह से नोटिस आएगा। यानी लायबिलिटी की वजह से नोटिस आ गया। अगर मैंने 23-24 की जीएसटीआर 9 में
दिखाया, मैंने 24-25 में कोई भी लाइबिलिटी पे किया आरसीएम के ऊपर। और आईटीसी की बात करें तो आईटीसी अगर मैंने दिखाया टेबल नंबर 13 के अंदर कि भाई मेरा इतना आईटीसी है जो कि आरसीएम से रिलेटेड है और मैंने 23-24 का 24-25 में क्लेम किया, तो आपको 24-25 की जीएसटी 9 के अंदर टेबल नंबर 6 से हटाना पड़ेगा वो, क्योंकि डबल रिपोर्ट नहीं कर सकते, वहां भी रिपोर्ट करोगे यहाँ भी रिपोर्ट करोगे, नहीं कर सकते ना डबल, तो एक ही जगह करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको हटाओगे तो फिर उसके बाद नोटिस आएगा। तो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है कि नोटिस से बच सके। अगर नोटिस से बचना है तो सबसे बढ़िया है कि आप 24-25 की जीएसटी 9 में ही उसको रहने दो। अगर आप 24-25 की जीएसटी 9 में उसको रहने देते हो कि आरसीएम जितनी लाइबिलिटी बनी और उतना ही पे किया, तो आप नोटिस से बच जाओगे। कैसे बताता हूं आपको। जो टेबल नंबर 4 में आ रहा होगा 24-25 में, क्योंकि 24-25 की R3B में दिखाया आपने, 3B में ही क्लेम कर लिया, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज फिगर आएगी। एज इट इज फिगर आएगी तो जो पेबल आएगा 9 के अंदर, ये देख सकते हैं टेबल नंबर 9 में, वो भी एज इट इज आएगा, जिससे टैक्स पेबल और टैक्स पेड बिल्कुल इक्वल रहेगा, तो यहां भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो आपका नोटिस नहीं आएगा। आईटीसी की बात करें तो टेबल नंबर आईटीसी में भी एज इट इज फिगर आएगी, आपको यहाँ चेंज नहीं करना होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। जब यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा तो नोटिस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 23-24 का आरसीएम 24-25 में क्लेम करते हो और 24-25 में पे करते हो लाइबिलिटी, और उसको 23-24 की 9 में दिखाते हो, तो डिफरेंस बनेगा और फिर नोटिस आने के चांसेस है, क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट कॉलम 9 में नहीं है अभी तक। हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको नोटिस आने के चांसेस होंगे अगर आप 23-24 का आरसीएम 24-25 की जीएसटीआर 9 में 24-25 के अंदर क्लेम करते हो और उसको अवेल करते हो और उसकी 23-24 में रिपोर्टिंग करते हो। 23-24 में जैसी रिपोर्टिंग होगी आपका डिफरेंस बनेगा, लाइबिलिटी का 23-24 में ही बन जाएगा और आईटीसी का 24-25 में जाकर डिफरेंस बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों ईयर का आपका नोटिस आ सकता है। 23-24 का तो आएगा ही आएगा लाइबिलिटी की वजह से, और आईटीसी की वजह से आ जाएगा 24-25 का। और अगर आप 24-25 में ही छोड़ देते हो उसको, लाइबिलिटी को भी और आईटीसी को भी, तो किसी भी ईयर का नोटिस नहीं आएगा, ना 23-24 में आएगा ना 24-25 में आएगा। तो डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप नोटिस को हैंडल कर सकते हो तो पहला मेथड ले सकते हो। पहले मेथड में आप 23-24 में आप रिपोर्ट करो उसको, और दूसरे मेथड में यह है कि 24-25 में छोड़ दो। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।